हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री। और आज की इस वीडियो क्लास का टॉपिक है हमारे पास दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन और उसमें हम लोगों ने 3 तरह से क्लासीफाई किया था कोलॉइडल सॉल्यूशन को। आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं अगर कोई डाउट है तो। चलिए, आज हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। और प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन और लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन वो है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, और लायोफोबिक वो है जहां पर डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन वीक होता है। तो चलिए, हम लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन को लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन अलग तरीके से करेंगे और लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन अलग तरीके से करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो देखिए, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमें प्रिपेयर करना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, जो इंटरेक्शन है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हम लोग डिस्पर्जन मीडियम में जैसे डिस्पर्जन मीडियम क्या है, हमारे पास कोई सॉल्वेंट होगा, उस डिस्पर्जन मीडियम में हम लोग जो पाउडर्ड फॉर्म है डिस्पर्स्ड फेज की, हम लोग उस पाउडर फॉर्म को डिस्पर्स्ड फेज की उस पाउडर फॉर्म को डिस्पर्जन मीडियम में मिला देते हैं। इसको हल्का सा बॉईल कर देंगे और फिर रूम टेम्परेचर पर इसको कूल कर देंगे। तो देखिए, बड़ा सिंपल है। लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करना बड़ा आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। तो सिंपल क्या करना है, डिस्पर्स्ड फेज लेना है, डिस्पर्जन मीडियम में उसको मिला देना है, हल्का सा बॉईल करना है और फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देना है। तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल हैं स्टार्च कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिलेटिन कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिलेटिन, ठीक है, स्टार्च कोलॉइडल सॉल्यूशन, जिलेटिन कोलॉइडल सॉल्यूशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक एग्जाम्पल है, उसको समझिए आप लोग, कि हमारे पास है सेलुलोज नाइट्रेट। सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज आप लोग जानते हैं पॉलीसैकेराइड है। तो हमारे पास है सेलुलोज नाइट्रेट और हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं इथाइल एल्कोहल में। किस में डिसॉल्व कर देते हैं? इथाइल एल्कोहल में, ठीक है। तो हमको कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट मिल जाएगा। अब एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना कि कॉमर्शियली द कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सेलुलोज नाइट्रेट इन इथाइल एल्कोहल इज नोन एज कोलोइडियोन, या हम लोग कोलोडियोन ऐसे बोलते हैं, COLLODION। ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कोलोडियोन। तो सेलुलोज नाइट्रेट को इथाइल एल्कोहल में डिसॉल्व कर दीजिए, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? कोलोडियोन। चलिए, तो लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन बड़ा आसान है प्रिपेयर करना। अच्छा, इसको हम लोग डिस्ट्रॉय भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को स्टार्च का कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल गया, तो हम लोग क्या करें, इसको बॉईल करना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो डिस्पर्जन मीडियम है उसका एवेपोरेशन हो जाएगा, मतलब वो भाप बन के उड़ जाएगा और डिस्पर्स्ड फेज नीचे पड़ा रहेगा। तो हमने क्या किया, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सेपरेट कर दिया। हम लोग दोबारा से इनको मिक्स कर देंगे तो दोबारा से लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्यूशन कैसे हैं? रिवर्सिबल कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन। अब देखिए, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन वो हैं जिनमें डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में इंटरेक्शन वीक होता है, ठीक है। इसका मतलब हमको कुछ इनडायरेक्ट टेक्निक यूज करनी पड़ेंगी इस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए। तो वो इनडायरेक्ट मेथड क्या है? देखिए, ब्रॉडली हम लोग 2 भागों में बांट लेते हैं। लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के जो 2 मेथड हैं, पहला मेथड है डिस्पर्जन और दूसरा मेथड है कंडेंसेशन। अब इनका बेसिक डिफरेंस समझिए। देखो, डिस्पर्जन का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन और कंडेंसेशन का मतलब होता है जोड़ना। तो डिस्पर्जन मेथड में क्या किया जाता है कि डिस्पर्स्ड फेज जो है उसका पार्टिकल साइज बड़ा है, हम लोग उसको तोड़कर कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में लाएंगे।
कंडेंसेशन मेथड में क्या होता है कि जो पार्टिकल का साइज है, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल का जो साइज है वो छोटा है, हम लोग उसको जोड़ जोड़ कर कॉलॉइडल पार्टिकल की रेंज में लाएंगे। डिस्पर्जन मेथड में हम लोग डिस्पर्स्ड फेस को तोड़ते हैं, छोटा साइज करते हैं, और कंडेंसेशन मेथड में हम लोग डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल को जोड़कर उसको कॉलॉइडल की रेंज में लेकर आते हैं। तो मेन डिफरेंस आप लोगों के समझ में आ गया। चलिए, तो देखिए डिस्पर्जन मेथड में फर्स्ट मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बाय नेम आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम्स में कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रैडिग आर्क मेथड। देखिए ब्रैडिग एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने एक सेटअप बना दिया और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन मेथड। अब देखिए ब्रैडिग ने क्या क्या एपरेटस यूज किया। उन्होंने एक ऐसा बीकर लिया और बीकर के बाहर की ओर उन्होंने एक आइस की जैकेट बनाई। आइस जैकेट का मतलब क्या है कि एक बीकर लिया और बीकर के चारों ओर आइस क्यूब्स को बांध दिया और उसके ऊपर कोई और लेयर लगा दी जिससे कि वो आइस क्यूब्स इधर उधर ना जाए। तो हम लोग उसको बोल देते हैं आइस जैकेट, ठीक है, ताकि वो जो आइस की कूलिंग है वो पूरे कंटेनर को मिल सके। तो देखिए, और हमने यहाँ पे ले ली है मेटल रॉड, और मेटल रॉड को हमने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से सर्किट को क्लोज करेंगे तो यहाँ इन दो मेटल रॉड के बीच में इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होगी। तो इलेक्ट्रिकल स्पार्क जनरेट होगी तो मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से ये मेटल जो है वो मेल्ट होकर कहाँ पर आ जाएगी? डिस्पर्जन मीडियम में। ये हमने जो यहाँ पे लिया हुआ है दैट इज डिस्पर्जन मीडियम। तो ये जो मेटल रॉड है इट स्टार्ट मेल्टिंग, और ये मेल्ट होकर कहाँ पे जा रही है? डिस्पर्जन मीडियम में। और डिस्पर्जन मीडियम कैसा है? बहुत ठंडा है। तो यहाँ पर हमको कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसका? जिसकी हमने ये रॉड, जिस मेटल की हमने रॉड इस्तेमाल की है। मान लीजिए मैंने गोल्ड की मेटल रॉड इस्तेमाल की है तो गोल्ड सॉल्ट मिल जाएगा। एक पॉइंटर आपको क्लियर कर दूं, कोलॉइडल सॉल्यूशन को हम लोग कोलॉइडल सॉल बोल सकते हैं या सिंपल सॉल बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर मैंने गोल्ड की रॉड यहाँ पे यूज़ की तो गोल्ड सॉल, सिल्वर की यूज़ की तो सिल्वर सॉल, प्लेटिनम की यूज़ की तो प्लेटिनम सॉल, हमको यहाँ पर कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं कि इन दिस मेथड ए बीकर इज टेकन, इन दिस बीकर डिस्पर्जन मीडियम इज टेकन and the ice jacket is fitted with the container and an electrical spark is generated between the metal rod, so the metal start melting at the low temperature of dispersion medium it start forming colloidal solution। ठीक है, तो देखिए मेटल के colloidal solution बनाने का ये एक बहुत अच्छा मेथड है। कौन सा? ब्रैडिग आर्क मेथड। ठीक है, चलिए अगला है पेप्टाइजेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाय नेम पूछा जाएगा आपसे, तो इस पर भी मैं लिख देता हूं दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेप्टाइजेशन मेथड क्या है? बड़ा आसान, पहले समझ लीजिए कि मेरे पास कोई सॉल्यूशन है और उसमें कोई प्रेसिपिटेट बन गया है, ठीक, हम लोग जानते हैं प्रेसिपिटेट क्या है? सस्पेंशन, जिनका पार्टिकल साइज कोलॉइडल सॉल्यूशन के साइज से बड़ा है। हम लोग अगर अब इसमें कोई बाहर से कोई सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट मिला दें तो उस इलेक्ट्रोलाइट के मिलाने से क्या होगा कि सस्पेंशन जो प्रेसिपिटेट है वो कोलॉइडल की रेंज में आ जाएगा। तो इस मेथड को बोलेंगे पेप्टाइजेशन, और जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यूज किया है उसको बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो देखिए बाय डेफिनेशन हम लोग समझ सकते हैं द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग का मतलब डिसइंटीग्रेटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू ए कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय यूजिंग ए सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज पेप्टाइजेशन एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन पेप्टाइजेशन इज नोन एज पेप्टाइजिंग एजेंट। अब इसका एक एग्जांपल समझिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये एक प्रेसिपिटेट मेरे को मिल गया है, ये प्रेसिपिटेट है, नीचे सेटल डाउन हो गया है। अगर मैं इसमें ऊपर से फेरिक क्लोराइड मिला दूं तो क्या होगा? देखिए कि इस फेरिक क्लोराइड का जो Fe+3 है वो इसके ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाएगा, ये इसके ऊपर आके एडजॉर्ब हो जाएगा और एक कोलॉइडल पार्टिकल की रेंज में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक, तो यहाँ पे FeCl3 क्या है? पेप्टाइजिंग एजेंट। FeOH का होल थ्राइस क्या है?
जो प्रेसिपिटेट बन गया है। एंड दिस मेथड, दिस होल मेथड इज नोन एज पेप्टाइजेशन मेथड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड, लायोफोबिक सॉल्यूशन को बनाने का एक मेथड था डिस्पर्जन मेथड और दूसरा है कंडेंसेशन मेथड, या इसको मैं बोल सकता हूं एग्रीगेशन मेथड। ठीक है, एग्रीगेशन मेथड, नाम से ही पता चल रहा है एग्रीगेशन मतलब पार्टिकल्स को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है। तो कंडेंसेशन मेथड में हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स को जोड़ते हैं, मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको कन्वर्ट करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में। और डिस्पर्जन मेथड में क्या करते हैं हम लोग, सस्पेंशन को कन्वर्ट करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन में, ऐसे समझ लीजिए। तो देखिए कंडेंसेशन मेथड में भी मेरे पास दो सब मेथड है। पहला है केमिकल मेथड, तो सिंपल सी बात है हम लोग केमिकल रिएक्शन का यूज करते हैं इस केमिकल मेथड में, किसको बनाने के लिए, लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा हम लोग यूज करते हैं फिजिकल मेथड, तो हम लोग इन दोनों को सेपरेटली यहां पर पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज केमिकल मेथड, कि विद द हेल्प ऑफ केमिकल मेथड हाउ कैन वी प्रिपेयर द लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन या लायोफोबिक सॉल्व। चलिए, पहला है ऑक्सीडेशन, कि मतलब हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन से कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे बना सकते हैं, देखिए मान लीजिए मेरे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का मैं कर दूं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब जानते हैं आप लोग कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ब्रोमीन को ऐड किया है किसमें, H2S में। तो H2S का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, H2S में ब्रोमीन जुड़ जाएगा तो सल्फर क्या हो गया, अलग मिल गया हमको, ये मिल गया मुझे सल्फर की कोलॉइडल फॉर्म, कोलॉइडल फॉर्म। ठीक है, चलिए अच्छा, यहाँ पर जो सल्फर था वो गैसियस फॉर्म में था, वो कोलॉइडल फॉर्म में नहीं था, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कोलॉइडल फॉर्म में। ऐसे एक दूसरा मेथड है कि हाइड्रोजन सल्फाइड को हम लोग ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर H2S का ऑक्सीडेशन किया है हमने किसके साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ भी हमको सल्फर की कोलॉइडल फॉर्म मिल गई है। चलिए अगला है रिडक्शन मेथड, हमने यहाँ पे गोल्ड क्लोराइड का रिडक्शन किया है विद द हेल्प ऑफ स्टेनस क्लोराइड। तो यहाँ पर मेरे को गोल्ड का, देखिए ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, ये पूछ लेते हैं कभी कभी, हालांकि डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन कभी नहीं बना है। तो यहाँ पर गोल्ड का कोलॉइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा मुझको। अच्छा, इस गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक नाम है, अब आई थिंक अभी तक तो क्वेश्चन नहीं बनाए, लेकिन हो सकता है कि अब क्वेश्चन बन जाए। तो इस गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन का नाम क्या है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज पर्पल ऑफ कैसियस। क्या लिख दिया हमने, पर्पल ऑफ कैसियस, गोल्ड के कोलॉइडल सॉल्यूशन का नाम है। अगली रिएक्शन है हाइड्रोलाइसिस, मेरे पास फेरिक क्लोराइड है, फेरिक क्लोराइड एक ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो क्या मिल गया मुझको, FeOH का होल थ्राइस। अब इस FeOH का होल थ्राइस जो है ये एक प्रेसिपिटेट है, FeCl3 का Fe इसके ऊपर जमा हो जाएगा तो ये कोलॉइडल फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, फिर है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग जानते ही हैं, 10th क्लास में पढ़ी होगी, कि जहां पर आइंस के बीच में रिएक्शन होती है उसी को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल देते हैं। तो AS2O3 और यहाँ पर H2S, तो AS2S3 बन जाएगा, ये जो AS2S3 है इट इज द कोलॉइडल फॉर्म। तो देखिए हम लोगों ने कंडेंसेशन मेथड में पहला पढ़ लिया है केमिकल मेथड्स। ठीक है, अच्छा मैंने ये पहले से इसीलिए लिख रखा है ताकि समय कम लगे, नहीं तो इसी चीज़ को मैं अगर लिख के बताता आपकी वीडियो में तो यही वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग सीधे सीधे नोट्स बना सकते हैं। अच्छा, फिजिकल मेथड देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आपकी एनसीईआरटी में भी ये दिया गया नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए बड़ा आसान है। फिजिकल मेथड क्या है, ऐसे समझिए कि आपके पास सल्फर डिजोल्व इन इथाइल एल्कोहल है। सल्फर किस में डिजोल्व है, इथाइल एल्कोहल। सल्फर जो है इथाइल एल्कोहल में इजीली डिजोल्व हो जाता है। ठीक है, और एक दूसरा बीकर है उसमें रखा हुआ है पानी, वाटर। और आप लोग जानते हैं कि एल्कोहल और पानी एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सेबल हैं क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो मैंने क्या किया, जो सल्फर का मेरे पास सॉल्यूशन है किसमें, इथाइल एल्कोहल में, उस बीकर को मैंने ऐड कर दिया किसमें, पानी में। तो एल्कोहल और पानी तो आपस में मिक्सेबल हो जाएंगे, लेकिन सल्फर जो है वो वाटर में मिक्सेबल, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, तो सल्फर किस फॉर्म में आ जाएगा, कोलॉइडल फॉर्म में आ जाएगा। तो फिजिकल मेथड में इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। तो
तो इस मेथड में जनरली हमने क्या किया, हमने किसी ट्रू सॉल्यूशन को ऐसे सॉल्वेंट में मिलाया जिसमें ट्रू सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है वो दूसरे सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिसेबल है, लेकिन उसका सॉल्यूट उसमें मिसेबल या सॉल्युबल नहीं है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मेरे पास कंडेंसेशन मेथड और एग्रीगेशन मेथड। अब समझिए, हमने लायोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए स्पेशल मेथड क्यों यूज किए, बिकॉज देयर इज वीक इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम। अब हमारे पास कोलॉइडल सॉल्यूशन बनके तैयार हो गया है, लेकिन इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में अभी इम्प्योरिटी है। क्यों, क्या इम्प्योरिटी होंगी, हमने जिससे बनाया है उसकी इम्प्योरिटी भी तो शामिल होगी। जैसे हमने ये फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाया, इसमें ऐड क्या किया हमने, FeCl3। FeCl3 क्या है, ट्रू सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसके पार्टिकल्स भी तो इसमें प्रेजेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, कोलॉइडल सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटी को दूर हटाएंगे। तो उनके लिए क्या क्या मेथड यूज करते हैं, लेट्स सी। तो देखिए, वो है हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट है। तो प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन में पहला मैंने लिखा है यहाँ पर डायलिसिस। आप लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा। जिन पेशेंट्स की किडनी खराब हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं कि वो व्यक्ति है ना वो डायलिसिस कराता है। तो डायलिसिस का मतलब क्या है बेसिकली, अच्छा हमारी किडनी क्या करती है उसको समझिए। हमारी किडनी जो है उसमें ब्लड आ रहा है, ब्लड में जो इम्प्योरिटी है वो किडनी उसको फिल्टर करती है और प्योर ब्लड को जाने देती है, इम्प्योरिटी को रोक लेती है, और उसी इम्प्योरिटी को हम लोग विद द हेल्प ऑफ वाटर यूरिन के साथ निकाल देते हैं। अब ये डायलिसिस क्या है, ऐसे समझिए कि मेरे पास है डायलिसिस में, मेरे पास है एक बीकर। मैं बहुत सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी में हो सकता है कुछ ज़्यादा अच्छा बना हो। ये मैंने बना दिया और ये है मेरे पास सिंपल वाटर, ऐसे समझिए। और मैंने यहाँ पर एक ऐसा थैला लिया है जिसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दिया है। और ये जो थैला बना हुआ है वो बना हुआ है एनिमल मेम्ब्रेन का। आप लोग जानते हैं एनिमल मेम्ब्रेन क्या होती है, एनिमल मेम्ब्रेन होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब देखिए एक चीज समझिए, ये जो अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन है इसमें दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक तो ट्रू सॉल्यूशन की इम्प्योरिटी भी होगी और इसमें कोलॉइडल पार्टिकल्स भी होंगे। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल बड़े होते हैं। ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसमें से केवल ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बाहर निकल पाएंगे, मतलब इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएगी, ऐसे समझिए। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो, हम लोग जैसे कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो चाय देने वाला आता है और वो चाय के साथ में वो चाय का पाउच भी डाल के देता है, गर्म पानी देता है और चाय का पाउच उसमें डाल के देता है। उस चाय के पाउच को हम लोग ऐसे ऐसे डालते हैं, तो चाय के पाउच के अंदर जो टी है उसका जो मेन सॉल्यूट है वो हमारे उस गर्म पानी में मिल जाता है। चाय की पत्ती नहीं मिलती क्योंकि चाय की पत्ती का पार्टिकल साइज क्या है, बड़ा है, जो उस थैले में से बाहर नहीं निकल पाता है। सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो डायलिसिस में हमने क्या किया है, डायलिसिस में द मूवमेंट ऑफ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आउट ऑफ द कोलॉइडल सॉल्यूशन थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन इज नोन एज डायलिसिस। और इसकी डेफिनेट पर्टिकुलर डेफिनेशन एनसीईआरटी में दे रखी है, तो आप लोग उसको लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है डायलिसिस प्रोसेस में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैथोड और एनोड लगा दीजिए। कैथोड और एनोड लगाने से क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम लोग इस डायलिसिस प्रोसेस को जल्दी जल्दी यूज़ कर सकते हैं, मतलब जल्दी इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, इलेक्ट्रो डायलिसिस। गर्मी विशेष पड़ रही है, हाय गर्मी। तो देखिए फिर आते हैं हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि दिन में हम लोग अगर वीडियो शूट करते हैं तो आसपास की आवाज़ आती है, और मेरा घर जो है वो एकदम रोड किनारे है, तो उसमें हॉर्न वगैरह की आवाज़ आती है, और बच्चे भी बड़े शैतान हैं मेरे, तो इसीलिए रात को बनाते हैं, और रात में जो है गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो अब हम लोग आते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पर। अल्ट्रा का मतलब जानते हैं हम लोग, फिल्ट्रेशन का मतलब जानते हैं। फिल्टर जैसे आप लोग हम लोग घर में चाय बनाते हैं, चाय की छलनी रखते हैं, ऊपर से चाय डालते हैं, फिल्टर हो जाती है। अब यही काम हम लोग केमिस्ट्री लैब में करेंगे, तो केमिस्ट्री लैब में एक ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर आता है। जैसे आपके यहाँ पर जो अखबार आ रहा है वो भी एक फिल्टर पेपर है, आप लोग उस अखबार के कागज़ को फिल्टर पेपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे लिखा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो हमको क्या चाहिएगा, हमको अल्ट्रा फिल्टर पेपर चाहिएंगे, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अब अल्ट्रा फिल्टर पेपर का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लीजिए ये मेरे पास नॉर्मल फिल्टर पेपर है,
ये। अब नॉर्मल फिल्टर पेपर का जो ये जो पोर साइज है ये बड़ा है, मुझे इसको थोड़ा सा छोटा करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर सेल्यूलोज नाइट्रेट, नाम सुना सुना सा लग रहा है आपको, सेल्यूलोज नाइट्रेट, ये वही सेल्यूलोज नाइट्रेट का कोलॉइडल सॉल्यूशन है जो हमने यहाँ पर बनाया है, दैट इज कोलोडियोन। ठीक है, तो अब इसका पार्टिकल साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब हम लोग इसमें से जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको प्यूरिफाई करना है उसको ऊपर से डालेंगे। ऐसे समझिए, हमने एक आयरन की मैस ली, आयरन की जाली ली, उसके ऊपर उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर को रख दिया, नीचे कंटेनर रख दिया, जो कोलॉइडल सॉल्यूशन हमको फिल्टर करना है उसको ऐसे डाला, तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज जो छोटे छोटे हैं, जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो तो उसमें छन कर निकल जाएंगे, और जो कोलॉइडल पार्टिकल हैं वो उसमें ऊपर ही ऊपर रह जाएंगे। तो दिस इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। एंड द थर्ड वन इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ये बड़ा सिंपल है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, देखो, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है जैसे किसी चीज़ को, जैसे आप लोगों ने देखा होगा पुराने समय में दूध चलाते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस ही है। जिस कोलॉइडल सॉल्यूशन को हमें फिल्टर करना है, प्यूरिफाई करना है, उसको सेंट्रीफ्यूज करिए, उसको ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाइए, तो कोलॉइडल पार्टिकल का जो साइज है वो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज से बड़ा है। तो कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल पे ग्रेविटी ज़्यादा काम करेगी, तो वो कोलॉइडल पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं वो ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा गर्मी है, इससे ज़्यादा लंबा वीडियो हम लोग बना नहीं सकते हैं भाई, बहुत गर्मी है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करिए कि भाई इस लॉकडाउन पीरियड में खाली मत बैठे, कुछ ना कुछ काम कर ले, क्योंकि सीबीएसई तो अपने एग्ज़ाम फरवरी मार्च में लेने वाली हो, तब तक तो ये कोरोना गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए। थैंक